वेलकम टू रट्टा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका सिविल और मैकेनिकल दोनों का दोनों डिपार्टमेंट का सिलेबस में आता है। तो हमारा टारगेट यही है, क्या 6 क्लास हम लोग लेंगे टोटल थियोरिटिकल के ऊपर, और 4 क्लास हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टोटल 10 क्लास में हम लोग पूरा एफएम को मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स को खत्म कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से आपको लगभग जितना भी आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, वहाँ से यहाँ से ही आपको कॉमन देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड फ्लूइड क्या है? फ्लूइड इज सब्सटेंस दैट कैन बी फ्लो। मतलब फ्लूइड एक सब्सटेंस है जो फ्लो हो सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है आपको फ्लूइड को डिफाइन करने का। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा और अच्छे से हम लोग डिफाइन करेंगे, क्या फ्लूइड इज ए सब्सटेंस। ठीक है, अगर उसके ऊपर वो सब्सटेंस के ऊपर अगर हम लोग कितना भी छोटे से छोटा अगर शियर स्ट्रेस और शियर फोर्स का अप्लाई करेंगे, तो वो डिफॉर्म हो जाएगा और वो इनिशियल कंडीशन में नहीं आएगा। वही सब्सटेंस है फ्लूइड। मतलब कोई सब्सटेंस के ऊपर हम लोग कोई भी कितना भी छोटा आप लोग शेयर स्ट्रेस या शेयर फोर्स अप्लाई कीजिए, ठीक है, वो डिफॉर्म हो जाएगा। वो शेयर स्ट्रेस और शेयर फोर्स के वजह से डिफॉर्म हो जाएगा और वो उसका इनिशियल कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, उसको ही हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। तो और क्या है फ्लूइड? अगर जो फ्लूइड रेस्ट में है, ठीक है, तो वो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस उसके वो सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस रहता है। उसके अंदर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस रहता है, शियर स्ट्रेस नहीं रहता है। ठीक है, क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो उसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, इसलिए वहाँ पर आपका कोई शेयर फोर्स जनरेट शियर स्ट्रेस नहीं जनरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है, एमसीक्यू में, कि अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो उसके अंदर शियर स्ट्रेस क्या है? शियर स्ट्रेस आपका जीरो रहेगा। ठीक है, अगर फ्लूइड रेस्ट में है। तो अगर क्या है, अब और अगर फ्लूइड अगर अगर कोई भी मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर आपका शियर फोर्स देखने को मिलेगा। अब क्या फ्लूइड, हम लोग को फ्लूइड के अंदर में दो चीज मेनली आता है हम लोगों को, लिक्विड और गैस। और हमारा लिक्विड ही हमारा सिलेबस में है, गैस इनटेक और पीएचडी लेवल में है। जो आपका डिप्लोमा या बीटेक लेवल में सिर्फ लिक्विड का ही हमारा जो सिलेबस है, उसके अंदर सिर्फ लिक्विड ही आता है। तो लिक्विड और गैस के अंदर डिफरेंस क्या है? ये आपका वो मोलिक्यूल ग्राफ, वो न्यूटन नंबर, वो बहुत ही मतलब बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या है लिक्विड क्या है? लिक्विड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। लिक्विड मतलब फ्लूइड के अंदर जो लिक्विड पार्ट आएगा उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फ्लूइड का प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। जो लोग भी आपका डिप्लोमा या बीटेक लेवल में, जिसको इंटरव्यू में जाना है, ठीक है, इंटरव्यू में ये फ्लूइड प्रॉपर्टी से बहुत बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये सबसे बेसिक चीज होता है आपका फ्लूइड का। तो इसके बाद डेंसिटी। डेंसिटी पहला प्रॉपर्टी है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी को हम लोग रो देके डिनोट करते हैं, इसको रो बोलते हैं। ठीक है, रो देके डिनोट करते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब क्या है? यूनिट वॉल्यूम के अंदर आपका कितना मास रहेगा। ठीक है, वो डेंसिटी मतलब कितना गाढ़ा है। ठीक है, वही डिनोट करते थे। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये वाला एक आपका कंटेनर है, ठीक है, इसका अगर देखेंगे, मान लीजिए इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, इसका जो ब्रेथ है, ठीक है, ये भी 1 मीटर है, और इसका जो हाइट है, ठीक है, इसको जो हाइट है वो भी आपका 1 मीटर है। ठीक है, ये भी 1 मीटर है। तो मतलब क्या इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 1 इंटू आपका 1। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया 1 मीटर। तो इसके अंदर अगर कोई भी हम लोग लिक्विड डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर, इसके अंदर जितना भी मास रहेगा, जितना यूनिट का जितना केजी, मतलब इसका मास जितना केजी होगा इसके अंदर, ठीक है, वही आपका आपका क्या बोलेंगे, डेंसिटी। ठीक है, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा डेंसिटी फ्लूइड होगा। ठीक है, जिसका डेंसिटी कम होगा वो आपका, सॉरी, जिसका मास कम होगा वो कम डेंस फ्लूइड होगा। ठीक है, तो मेनली क्या है, डेंसिटी इजिकल टू एम बाई वी। ठीक है, मतलब क्या एम फॉर मास और वी फॉर वॉल्यूम। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसके यूनिट क्या हो जाएगा? मास का यूनिट हो जाएगा आपका केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको अगर हाँ, ये यहाँ पर ये जो केजी यूनिट है ना, मतलब ये मास के लिए यूज होता है। ठीक है, मास और वेट में डिफरेंस क्या है? देखिए, मास और वेट में डिफरेंस है, मास कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मास कभी अब जहां पर भी चला जाइए, ठीक है, और वेट क्या है? वेट इज इक्वल टू आपका एम, ये मास इंटू जी। जी मतलब क्या? एक्सीलरेशन। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटी इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो ग्रेविटी, तो देखिए मास कभी भी चेंज नहीं होगा, लेकिन ग्रेविटी चेंज हो सकता है। मून में चला जाएंगे तो क्या है, मून में हमारा ग्रेविटी का अर्थ का ग्रेविटी का 1/6 है। ठीक है, तो वहां पर वेट, आपका वेट भी यहाँ पर 1/6 मिलेगा। आपका अर्थ में जो वेट है वो उसका वेट का 1/6 आपका वेट मिलेगा मून में। लेकिन मास, मास जो अर्थ में भी जो मास है, ठीक है, और आपका मून में भी, दोनों में मास सेम रहेगा। ठीक है, तो रो रो ऑफ वाटर, वाटर का जो आपका डेंसिटी है, तो वो क्या है? 1000 kg/मीटर क्यूब। मतलब कि ये 1 मीटर क्यूब वाला जो पॉट था, इसके अंदर अगर हम लोग वाटर भरेंगे, तो ये वाटर भरेंगे तो इसका अंदर में जो मास रहेगा, वाटर का जो मास रहेगा, वो रहेगा आपका 1000 kg, है ना? 1000 kg, 1000 kg/मीटर क्यूब। क्यों मीटर क्यूब? क्योंकि हम लोगों ने जो पॉट यूज किया था वो 1 मीटर क्यूब/1 मीटर क्यूब इंटू 1 मीटर क्यूब था। तो इसके अंदर अगर हम लोग पानी भरेंगे तो यहाँ पर जो वेट आएगा वो आ जाएगा 1000
केजी, 1000 केजी। स्पेसिफिक वेट, तो स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी में डिफरेंस क्या है? ये सेम है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जी को कैलकुलेट लेके चलेंगे, ठीक है, जी को लेके चलेंगे, मतलब क्या, यहाँ पर क्या, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर क्या था, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर क्या, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि हम लोग जी को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। डब्ल्यू इजिकल टू रो इंटू जी, रो इजिकल टू डेंसिटी, तो यहाँ पर क्या होगा, 9.81 दे के मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर जो आ जाएगा आपका जो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, ठीक है, 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर यूनिट में क्या होगा, देखिए मान लीजिए हम लोग जो मार्केट में जाता है, जो सब्जी खरीदते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या वहां पर बोलते हैं 1 केजी आलू, ये 1 केजी आलू मतलब मास के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अगर आप मतलब करेक्ट वे में बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा 1 न्यूटन आलू। अगर आप वहां पर सब्जी बाजार में जाके 1 न्यूटन बोलेंगे तो आपको आलू नहीं मिल सकता, लेकिन ये करेक्ट वर्ड है 1 न्यूटन आलू, ठीक है। 1 केजी नहीं है, केजी है मास, हम लोग वेट को मेजर करते हैं ना, मास को नहीं मेजर करते। तो यहाँ पर हम लोगों को करेक्ट होगा कि 1 न्यूटन आलू, लेकिन 1 न्यूटन आलू अगर आप मार्केट में जाके बोलेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। तो वेट का यूनिट क्या है, बेसिक वेट का यूनिट है, सॉरी, वेट का यूनिट है आपका न्यूटन, है ना, और मास का यूनिट है केजी। तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों यूज होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कंपेयर करने के, मतलब एक हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग पकड़ के चलेंगे, कोई भी स्टैंडर्ड फ्लूइड, तो वो स्टैंडर्ड फ्लूइड को बेस पकड़ के हम लोग चल के क्या डिसाइड करेंगे, वो बेस फ्लूइड से दूसरा जो फ्लूइड है उससे ज्यादा भारी है या उससे ज्यादा आपका हल्का है, ठीक है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। तो स्पेसिफिक वेट क्या है, और जो स्टैंडर्ड फ्लूइड है, स्टैंडर्ड फ्लूइड हम लोग पकड़ के चलेंगे वो जो वाटर को, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका वाटर को हम लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में वाटर को हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड पकड़ के चलेंगे। क्यों 4 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग यूज करते हैं, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर है, ठीक है, उसमें आपका हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, ये एक्सपेरिमेंटली हम लोग एक्सपेरिमेंट करके मतलब देखा है साइंटिस्ट ने, क्या जो आपका हाइड्रोजन जो बॉन्ड है ना, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर का ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वो जो वाटर है उसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग क्या पकड़ के चलते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर को हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड पकड़ के चलेंगे, ठीक है। तो ये पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, पेसिफिक ग्रेविटी इज द रेशियो ऑफ द पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, मतलब कौन सा पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, जिसका जिसका हम मतलब पेसिफिक वेट निकालने का कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका पेसिफिक वेट डिवाइडेड बाई आपका वाटर का पेसिफिक वेट, ठीक है। तो एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब क्या, अगर यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड का हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का कोशिश कर रहे हैं, तो जो लिक्विड का हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको हम लोग ऊपर में रखेंगे और उसको आपका प्योर वाटर देके डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है, प्योर वाटर का स्पेसिफिक वेट देके डिवाइडेड करेंगे, जो मिलेगा, ठीक है, वो ये है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, मतलब ये कंपेयर करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। जैसे हम लोग मान लीजिए जो पेट्रोल पंप आप जाते हैं, पेट्रोल पंप पे अगर आप पेट्रोल खरीदने के लिए गया है तो वहां पर देखेंगे क्या लिखा रहता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा रहता है 0.85 ऐसे लिखा रहता है, मतलब क्या है, ये वाटर का कितना है, वाटर का 1, तो इस यहाँ से अगर आप लोग इसको अगर देखेंगे तो ये मान लीजिए यहाँ पर भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड यहाँ पर किसका बात कर रहे हैं हम लोग, पेट्रोल का बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग पेट्रोल का बात कर रहे हैं, तो पेट्रोल में आपका जो स्पेसिफिक वेट होगा वो क्या मिलेगा आपका, रो जी पर पेट्रोल, ये भी पेट्रोल का, जी तो सभी के लिए समान सेम है, और इसका रो ऑफ प्योर वाटर और जी, तो जी जी आपका क्रॉस आउट हो जाएगा, तो पेट्रोल का हमारा जो आपका इसका जो डेंसिटी है, ठीक है, रो रो डेंसिटी कितना रहता है, ये आपका रहता है आपका 850 आपका डेंसिटी रहता है आपका केजी पर मीटर क्यूब, है ना, केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पर ये आपका वाटर रहेगा, हमारा वाटर का हम लोगों ने डेंसिटी देखा कितना, 1000 केजी पर मीटर, तो इसको अगर हम लोग डिवाइडेड करेंगे तो यहाँ से आ जाता है 0.85, है ना। तो यहाँ से मतलब कंपेयर करने में वाटर से कितना आपका प्योर वाटर से वो जो लिक्विड है उस कितना ज्यादा भारी है या कितना हल्का है, ठीक है, अगर 1 से नीचे है तो हल्का है, अगर 1 से ज्यादा उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो वो वाटर से ज्यादा आपका भारी है, ठीक है, मतलब डेंस है। तो क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है, देखिए वॉल्यूम जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी का उल्टा है, ठीक है, मतलब कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एक आपका पॉट था, ठीक है, वो पॉट के अंदर आपका ये वाला पॉट के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, इसका डायमेंशन 1 मीटर करके रखा था, ठीक है, 1 मीटर करके इसके अंदर पानी भरा था, तो उसके बाद देखा था इसके अंदर कितना मास आ रहा है, ये पॉट के अंदर कितना मास आ रहा है, वो था डेंसिटी, और अब ये क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या उल्टा है उसका, मतलब कि हम लोग यूनिट मास रखेंगे, एक यूनिट मास को लेके रखेंगे, तो वो कितना वॉल्यूम, मतलब मान लीजिए ये एक यूनिट मास है हमारा, ठीक है, ये एक यूनिट मास है, ठीक है, ये एक यूनिट मास है, तो ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, ये आपका कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वही आपका
क्या बोलेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम है वॉल्यूम पर यूनिट मास। मतलब क्या है? यूनिट मास को हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया। कोई भी सब्सटेंस ले लो, दूसरा कोई भी लिक्विड ले लो, एक लिक्विड लिया हमने यूनिट मास में लिया, ठीक है? मतलब 1 केजी हम लोगों ने लिक्विड ले लिया, वो कितना वॉल्यूम आपका ऑक्यूपाई कर रहा है। मान लीजिए कोई भी हम आप लोगों ने 1 केजी मरकरी ले लिया, ठीक है? 1 केजी मरकरी ले लिया, तो इसका जो वॉल्यूम है इतने इतने में 1 केजी अपना क्या बोलेंगे मरकरी आ गया। तो ये यही है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम। लेकिन हमने 1 केजी वाटर लिया, ठीक है? तो 1 केजी वाटर लिया तो ये पूरा इतना बड़ा कंटेनर में आपको भरने को लेके, तो इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम इतना हो गया, ठीक है? मतलब जिस यूनिट मास 1 केजी लेंगे, कोई चीज लिक्विड भी लेंगे, जो कुछ भी लेंगे 1 केजी लेंगे, देखेंगे वो 1 केजी में कितना वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है? जो जैसे मान लीजिए अगर आप मेटल के बारे में बात करेंगे, हमने 1 केजी तुला ले लिया, ठीक है? तो 1 केजी तुला बहुत आएगा, तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत है, क्योंकि 1 केजी में बहुत वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर देते हैं। लेकिन 1 केजी हमने लोहा ले लिया और आयरन ले लिया, तो उसमें 1 केजी में कितना कम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम है, ठीक है? ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट है, वो है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या है? विस्कोसिटी एक आपका फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट करते हैं दो लेयर के बीच में। मतलब जब फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है? जब मान लीजिए ये बहुत सारा फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है? एक साथ, तो वो बहुत सारा लेयर में है, इसके ऊपर एक लेयर है फ्लूइड का, इसके ऊपर और एक लेयर है, इसके ऊपर एक लेयर है। तो जब फ्लूइड फ्लो होगा तो एक लेयर के ऊपर और एक लेयर फ्लो होगा। तो ये जो एक लेयर और दूसरा लेयर को फ्लो होने में रेजिस्ट करेगा, फोर्स क्रिएट करेगा, ठीक है? वो है आपका विस्कोसिटी, ठीक है? कंट्रोल द फ्लो रेट। ये तो मान लीजिए ये फ्लो रेट को भी कंट्रोल करेगा। क्यों फ्लो रेट को कंट्रोल करेगा? मान लीजिए जितना ये एक लेयर के अंदर और एक लेयर के बीच में जितना रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा, वो फ्लो कम होने के लिए देगा। और अगर रेजिस्टेंस कम रहेगा तो क्या होगा? फ्लो आपका ज्यादा होगा, ठीक है? तो ये क्या होगा? फिर ये फ्लो रेट को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? और ये इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर, दो दो फ्लूइड का लेयर के बीच में ये लोग आपका तो वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, ठीक है? तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो फ्लो कम होगा, अगर दोनों लेयर के बीच में अंदर आपका रेजिस्टेंस कम है तो फ्लो आपका ज्यादा होगा। अब क्या है? इंक्रीजिंग, हाँ, विस्कोसिटी क्या होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो जितना भी लिक्विड है, ठीक है, उसका विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन गैस गैस को अगर हम लोग हीट करेंगे तो उसका विस्कोसिटी आपका इंक्रीज हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? देखिए, वाटर का अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल रहता है ना, वो आपको अ, बहुत नजदीक रहता है। तो अगर आप उसको हीट करेंगे, हीट अप करेंगे, तो क्या उसके अंदर वाइब्रेशन कम करेगा। वाइब्रेशन कम करने के बाद वो उसके ऊपर जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो फोर्स था, जो इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब वो जो रेजिस्ट कर रहे थे फ्लो होने में, ड्यू टू वाइब्रेशन वो कम हो जाएगा। तो अगर वो कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फ्लो जल्दी होगा। फ्लो अगर जल्दी हो गया, क्यों फ्लो जल्दी हो गया? वो वाइब्रेशन की वजह से आपका विस्कोसिटी कम हो गया। तो इसलिए लिक्विड को अगर हम लोग ज्यादा हीट करेंगे या ज्यादा उसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन गैस में उल्टा होता है। गैस में अगर गैस का आपका टेम्परेचर आप लोग बढ़ाएंगे तो आपका विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। गैस का क्यों इंक्रीज होता है? तो गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड का कंपेरिजन में आपका बहुत दूर दूर रहता है, ठीक है ना? तो अगर उसको अगर हीट करेंगे तो क्या करेगा? वो चार्ज अप हो जाएगा, ठीक है? चार्ज अप होके एक के साथ और एक कॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है? बहुत सारा फ्लूइड के साथ एक मॉलिक्यूल के साथ और एक मॉलिक्यूल के साथ बहुत सारा कॉल्यूशन होगा। कॉल्यूशन होने के बाद उसका जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। फ्रिक्शन बढ़ेगा तो क्या हो? दोनों लेयर के अंदर अगर फ्रिक्शन बढ़ गया तो वो क्या करेगा? अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा, ठीक है? तो इसलिए आप इंटरनल रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगी तो विस्कोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए गैस का जो विस्कोसिटी है वो आपका टेम्परेचर बढ़ने से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है ये, हाँ, अगर ये विस्कोसिटी अगर कहाँ पर भी लिखा है विस्कोसिटी, मतलब ये डायनामिक विस्कोसिटी का बात कर रहा है, ठीक है? ये आपको दिमाग में रख के चलना है। कहाँ पर अगर लिखा है ओनली विस्कोसिटी मीन्स इट्स टॉकिंग अबाउट द डायनामिक विस्कोसिटी, है ना? तो विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी सेम है। तो इसका जो यूनिट है सीजीएस, जो यूनिट है सीजीएस यूनिट है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ही पॉइस बोलते हैं। तो क्या होगा? डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट हो गया आपका सीजीएस यूनिट डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और वन डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग पॉइस मान के चलते हैं, ठीक है? और आपको ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग सीजीएस से आपका न्यूटन करेंगे तो डाइन न्यूटन में आ जाएगा, सेकंड सेकंड में, और सेंटीमीटर आपका मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट। पॉइस भी हो सकता है, और ऐसा यूनिट है आपका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या 20 डिग्री सेंटीग्रेड में जो विस्कोसिटी ऑफ द वाटर है वो है 1 सेंटीपॉइस, ठीक है? मतलब ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका वाटर का विस्कोसिटी क्या है, वो है
1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। जैसे हम लोगों ने बोला क्या विस्को अगर ओनली विस्कोसिटी बोलेगा तो वो लोग डायनामिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कहाँ पर भी हो रहा है तो वो पूरा टर्म लिखा रहेगा क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसको न्यू देके आपको डिनोट करते हैं। तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? डायनामिक जो विस्कोसिटी था उस लिक्विड का जो डायनामिक विस्कोसिटी था, ठीक है? वो जो लिक्विड का जो डायनामिक विस्कोसिटी ये जो डायनामिक विस्कोसिटी था, इसको अगर आप लोग डेंसिटी देके डिवाइडेड करेंगे, ठीक है? तो आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी मिल जाएगा। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी टू द मास डेंसिटी, ठीक है? मतलब क्या है न्यू इज इक्वल टू म्यू क्या था? म्यू था हमारा डायनामिक विस्कोसिटी, रो देके डिवाइडेड कर रो मतलब डेंसिटी, ठीक है? इसका जो यूनिट होता है आपका जो सीजीएस यूनिट होता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसको ही बोलते हैं स्टोक। ये हो गया आपका सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब ये चीज़ आ सकता है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, काइने देखिए जिस चीज़ का काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज़्यादा है, ठीक है? तो उसका मतलब एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करने का क्षमता उतना ज़्यादा है। मीन्स क्या है? देखिए मान लीजिए किसी का भी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज़्यादा है, मतलब क्या है? वो ज़्यादा एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब कर सकता है, ठीक है? ये है इसका सिग्निफिकेंट। जैसे आप अगर एग्ज़ाम्पल ले लेंगे, आप कोई भी तालाब में चला जाइए, कोई भी तालाब में जाके आप एक पत्थर फेंकिए, ठीक है? तो वो पत्थर फेंकेंगे तो क्या होगा जहाँ पर आपने पत्थर फेंका वहाँ से वेव स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? सर्कल सर्कल वाइज़ बहुत सारा वेव स्टार्ट होते बड़ा होते आएगा, ठीक है? तो अगर आप कोई भी ये और एक तालाब में गया जहाँ पर पानी कम है, ठीक है? माडी वाटर है मतलब आधा है, ठीक है? मादी वाटर है, तो उसके ऊपर आपने पत्थर फेंका, लेकिन पत्थर जैसे ही फेंका, वहाँ से कोई वेव नहीं स्टार्ट हुआ, क्यों नहीं हुआ? वहाँ वो जो माड वाला वाटर था, ठीक है? माडी वाटर था, उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो उसका विस्कोसिटी ज़्यादा है इसलिए हमने पत्थर फेंक के जो एनर्जी क्रिएट किया था, ठीक है? वो पूरा के पूरा वो माडी वाटर एब्ज़ॉर्ब कर लिया। तो इसलिए देखेंगे जब आप कोई भी तालाब में जाएँगे अच्छा वाला पानी जहाँ पर है, अगर वहाँ पर पत्थर फेंकेंगे, वहाँ पर वेव स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि वह उसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम है, उसका एनर्जी एब्ज़ॉर्ब करने का क्षमता कम है, तो इसलिए वो वेव क्रिएट हो रहा है। लेकिन जब माटी वाटर में आप पत्थर फेंकेंगे, तो वहाँ पर आपका वेव क्रिएट नहीं होगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आपका एनर्जी को ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ठीक है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द एयर इज़ मोर देन द वाटर मतलब वाटर से आपका वाटर का जितना भी काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ठीक है? उससे ज़्यादा है आपका एयर का। तो इज़िली देखेंगे हम लोग जब कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट होता है, ठीक है? तो न्यूक्लियर टेस्ट, ठीक है, एयर में पहले होता था। क्यों एयर में पहले होता था? क्योंकि उसका काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज़्यादा था। वो क्या कर सकता था वो जो आपका साउंड है, ठीक है? वो ज़्यादा आपका एब्ज़ॉर्ब कर लेता था जल्दी। लेकिन अभी क्या हुआ वो उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था। तो इसलिए वो आपको अभी एयर में नहीं होता है, वाटर में होता है, ठीक है? तो क्यों लेकिन वाटर में ज़्यादा दूर तक आपको साउंड जाएगा। तब भी वाटर में होता है कि ड्यू टू आपका पॉल्यूशन। हम लोगों ने विस्कोसिटी का टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया क्यों आपका अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड का आपका विस्कोसिटी क्या होगा आपका डिक्रीज हो जाएगा और गैस का इंक्रीज हो जाएगा अगर प्रेशर आपने ज्यादा कर दिया ठीक है प्रेशर आपने ज्यादा कर दिया तो लिक्विड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा ठीक है तो मान लीजिए कोई भी लिक्विड है उसका प्रेशर आपने इंक्रीज कर दिया ठीक है तो आपका जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा लेकिन जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द गैस है ठीक है वो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा क्यों गैस की डिक्रीज हो जाएगा देखिए ये अगर हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या था म्यू इंटू रो अगर हम लोग उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मतलब क्या वो कंप्रेस होता जाएगा अगर कंप्रेस हो जाएगा गैस तो क्या होगा उसका डेंसिटी आपका ज्यादा हो जाएगा डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा ज्यादा देके आप डिवाइडेड करेंगे तो आपको जो न्यू का वैल्यू है वो तो कम ही मिलेगा ना तो इसलिए अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपका मॉलिक्यूल का गैस का आपका आपका डिक्रीज हो जाएगा अगर प्रेशर आप इंक्रीज करेंगे तो नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है आपका कोहेशन एंड एडहेशन ठीक है ये भी एक फ्लूइड का प्रॉपर्टी कोहेशन क्या है मान लीजिए ये एक पॉट है ना इस पॉट के अंदर आपके पास क्या है लिक्विड है और ये पॉट मान लीजिए मेटल है या कोई ग्लास का है ठीक है कोई भी मेटल का है ठीक है तो ये जो मेटल है इस मेटल का भी बहुत सारा मॉलिक्यूल रहेगा मतलब ये ग्लास तो कोई मेटल देके तो बहुत सारा मॉलिक्यूल देके ये मेटल बना हुआ है ना जो लिक्विड है ठीक है लिक्विड का भी बहुत सारा मॉलिक्यूल है मान लीजिए ये लिक्विड का है ठीक है ये लिक्विड के अंदर बहुत सारा मॉलिक्यूल है ना तो अब क्या होगा ये कोहेसिव क्या होता है ये कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है कोहेसिव फोर्स क्या है मतलब ये जो लिक्विड का दो मॉलिक्यूल के अंदर एक इंटरनल फोर्स काम करता है ठीक है जो जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव मतलब क्या दोनों सेम सब्सटेंस है यहाँ पर देखिए कि टू मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस मतलब सेम सब्सटेंस मतलब क्या ये लिक्विड का मॉलिक्यूल और एक लिक्विड का मॉलिक्यूल के अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलेंगे और उसको भी बोलते हैं कोहेसन ठीक है मतलब क्या
लिक्विड का मॉलिक्यूल और एक लिक्विड का मॉलिक्यूल के अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कार्य करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोहेशन। अब एडेशन क्या है? एडेशन है आपका जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है और ये जो पॉट था, पॉट का जो मेटल था, ठीक है, ग्लास भी जो भी है उसका जो मॉलिक्यूल, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर वो पॉट का मॉलिक्यूल और यहाँ पर ये लिक्विड का मॉलिक्यूल, इसके अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एडहेशन। मतलब कि दो डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में, ठीक है, दो डिफरेंट सब्सटेंस का मॉलिक्यूल का बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एडहेशन फोर्स या एडहेसिव फोर्स और एडहेशन। ठीक है, तो क्या है, देखिए मान लीजिए लिक्विड के साथ लिक्विड का मतलब सेम मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स कार्य करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। और का जो मेटालिक आपका पॉट था और उसके साथ जो लिक्विड का, ठीक है, जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एडहेशन फोर्स या एडहेसिव फोर्स या एडहेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? देखिए सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स के लिए आता है। सरफेस टेंशन मेनली का कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स मतलब क्या है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा। मान लीजिए ये पॉट है, ठीक है, इसके अंदर वाटर है, ठीक है, तो ये पॉट का कुछ मटेरियल रहेगा एक, ठीक है, ये कुछ मटेरियल रहेगा और अब लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पर और लिक्विड का मॉलिक्यूल रहेगा। तो हमारा कोहेसिव फोर्स मतलब क्या, लिक्विड दोनों लिक्विड का एक ही लिक्विड का दोनों मॉलिक्यूल का अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा उसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। तो ये मेटालिक फोर्स के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंडेबल है, कोहेसिव फोर्स मतलब वाटर का मतलब सेम मॉलिक्यूल का, सेम सब्सटेंस का मॉलिक्यूल के अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो कोहेसिव फोर्स के लिए आपका आपका सरफेस टेंशन आता है। तो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन एंड क्या करते हैं, सरफेस टेंशन एक फ्लूइड का प्रॉपर्टी है जो क्या करते हैं, मिनिमाइज द सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया को सबसे कम करने का कोशिश करते हैं, कम करने का कोशिश करते हैं, ठीक है, वो कोहेसिव फोर्स के लिए। मतलब क्या, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा आपका वाटर का या कोई जो लिक्विड है उस लिक्विड का मॉलिक्यूल है, तो ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, बहुत सारा, ये भी इसको खींच रहा है, ये भी इसको खींच रहा है, मतलब बहुत सारा मॉलिक्यूल, उसका जो लिक्विड के सभी मॉलिक्यूल के भीतर जो फोर्स है, ठीक है, जो इंटरनल अट्रैक्शन है जिसको हम लोग कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, ये कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है। तो ऊपर ये जो सरफेस है, ठीक है, मान लीजिए पहले ये ऐसा था, ठीक है, पहले ये ऐसा था, ठीक है, पहले पहले ये स्ट्रेट लाइन में था, पहले वाटर लेवल स्ट्रेट लाइन में था। तो तब क्या हुआ, यहाँ पर जो यार है, ठीक है, यहाँ पर यार है, उसके ऊपर यार है, तो इसका मॉलिक्यूल इसका इसका यार का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, और वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो तो सेम नहीं है, वो अलग अलग है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स हो जा रहा है। लेकिन ये वाटर का कोहेसिव फोर्स बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए क्या करेगा, ये नीचे वाला यहाँ पर जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल है ये इसको खींचेगा, ये भी इसके, लेकिन ऊपर तो खींचने वाला कोई नहीं है ना, ऊपर तो वाटर ही नहीं है, तो ऊपर तो खींचने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए ये क्या करेगा, इसको ये कार्व शेप में आपको लेके आ जाएगा। क्यों कार्व शेप के लेके आ जाएगा, क्योंकि सरफेस टेंशन का कोशिश ही यही है कि वो आपका जो लिक्विड का एरिया है उसको मिनिमाइज करने का कोशिश करेगा, ठीक है, तो इसलिए ये कम करने का कोशिश, मतलब अंदर की तरह खींचेगा, ठीक है, अंदर की तरह ये कोहेसिव फोर्स खींचेगा। तो इसलिए इसका जो सरफेस टेंशन, तो ये यहाँ पर जो सरफेस, यहाँ पर जो इंटरनल आपका टेंसाइल स्ट्रेस भी क्रिएट हो जाता है, ठीक है, तो ये इलास्टिक मेंबर है हु मिनिमाइज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड बिकॉज ऑफ द कोहेसिव फोर्स एक्ट बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल। ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है इसके अंदर कोहेसिव फोर्स काम कर रहा है, तो कोहेसिव फोर्स काम करे तो इसके नीचे की तरफ आपको खींचने का कोशिश करे, लेकिन क्यों ऊपर में कोई नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर भी लिक्विड है, तो इसको ये खींच रहा है, इसको वो खींच रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला सर्फेस है, ऊपर वाला सर्फेस में तो और कोई नहीं है, लिक्विड ही नहीं है, ठीक है, तो उसमें एटमोस्फेयर में खुला है, मतलब कि यहाँ पर यार है, तो यार से वो तो दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, तो वो तो नहीं होगा, क्योंकि दूसरा मॉलिक्यूल के साथ एयर के साथ जो आपका वाटर का होगा वो एडहेसिव फोर्स हो जाएगा, लेकिन कोहेसिव फोर्स ज्यादा है इसलिए आपका नीचे खींचेगा और आपको क्या करेगा, वो जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमाइज कर देगा। तो ये सिग्मा टी देके हम लोग सरफेस टेंशन को इंडिकेट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये लेंथ बराबर मतलब वो जो ऊपर वाला सरफेस है उसका लेंथ में काम करता है, तो इसको इसलिए बोलते हैं क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, वो जो टेंसाइल फोर्स नीचे की तरफ वो जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था ना, वो वाला फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो इसका यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जितना भी आप लोगों को यूनिट समझे उसका आपका याद रखना चाहिए, ठीक है, ये बीच-बीच में आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है ना? तो सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर, तो सरफेस टेंशन फोर्स है, ठीक है, वो जो रूम टेम्परेचर इसको आप लोग रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं, ठीक है, रूम टेम्परेचर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें क्या आता है, मुझे 0.0728 और कुछ-कुछ किताब में 25 भी है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर। तो ये है आपका 24 मतलब रूम टेम्परेचर में जो सरफेस टेंशन ऑफ वाटर है उसका वैल्यू है 0.0728 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपका जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में इसका जो सरफेस टेंशन का वैल्यू है वो है 0.0589। मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर 25 डिग्री में जो था और 100 डिग्री में और भी कम है। क्यों कम है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा कि सरफेस टेंशन आपका टेम्परेचर अगर आपको इंक्रीज करेंगे तो आपका
सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। क्यों होता है ऐसा? देखिए यहाँ पर अगर इसको हीट करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, वाइब्रेशन स्टार्ट होगी। जब वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, उसका जो तो आपका इंटरनल जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। इंटरनल फोर्स कम हो जाएगा तो क्या होगा आपका, इंटरनल फोर्स कम हो जाएगा तो सरफेस टेंशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज ड्यू टू इम्प्यूरिटी, एडिंग इम्प्यूरिटी ऑफ द बॉडी। मतलब कि मान लीजिए देखेंगे कुछ कुछ वीडियो में, ठीक है, कुछ कुछ रात सी में, ठीक है, जो बोट लेके जाता है, कुछ बहुत बड़ा बड़ा शिप जाते हैं, तो वो लोग ऑयल गिरा देते हैं, जो भी ये इलीगल है। ठीक है, मतलब आप समुद्र में कुछ भी फेंक नहीं सकते, लेकिन क्यों बचने के लिए वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो मतलब रात सी में उसका जो स्ट्रीम है, ठीक है, वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है। तो अगर वहां पर अगर ऑयल गिरा देंगे, ठीक है, कोई भी तेल गिरा देंगे, कुछ भी इम्प्यूरिटी आप वहां पर अगर डाल देंगे तो क्या करेगा, वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देगा। सरफेस टेंशन डिक्रीज कर देगा तो क्या होगा, उसके ऊपर जो वो खिंचाव वाला जो फोर्स था वो कम हो जाएगा। तो आप वो जो बड़े बड़े इधर हो सकते हैं, ठीक है, जो बड़े 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 अपना मतलब बहुत सारा राशि में भी आप सर्वाइव करके वहां से निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका जो देखेंगे कुछ कुछ वीडियो में जो तेल गिरा दे रहा है, ठीक है, वो राशि में, क्योंकि वहां पर वो सरफेस टेंशन कम करने की कोशिश करेगा। तो अगर किसी लिक्विड के ऊपर आप लोग कुछ भी इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। नेक्स्ट है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी के ये सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन एंड पर एरिया, मतलब एरिया में कितना, देखिए यहाँ पर क्या सरफेस टेंशन हमारा क्या था, पर यूनिट लेंथ था। तो ये मान लीजिए देखेंगे आप लोग जब गांव में या कोई भी मेला में जाएंगे, आप लोगों को एक बुदबुद मिलता है, बुलबुल है जिसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे एक मिलता था उसको, आपको कोई भी साफ लिक्विड से डुबा के हम लोग फू देते थे तो ऐसे आपको वो जो बुदबुद बनता था, ठीक है ना, वो बुलबुले जो बनता था। तो मान लीजिए वो एक मतलब वो एक ये इस तरह का जो एक कट्ठी रहता है, ठीक है, इस कट्ठी को हम लोगों ने वो लिक्विड में डुबाया, उसके बाद कूद दिया। ठीक है, तो एक बुदबुद और एक बुलबुल क्रिएट करने में आपको जितना भी आपका एनर्जी जा रहा है, ठीक है, वही है आपका सरफेस एनर्जी। तो ये सरफेस एनर्जी कैसे आता है, देखिए मान लीजिए हम लोग को सरफेस टेंशन क्या था, सरफेस टेंशन था आपका वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मतलब एफ बाई एल। इसको हम लोग ऊपर भी यहाँ पर इसका यूनिट क्या है, तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, और इसका न्यूटन और लेंथ का यूनिट हो गया मीटर। तो हमने क्या किया, मीटर बाय मीटर देके, मतलब मीटर डिवाइडेड बाय मीटर देके इसको मल्टीपल किया। तो फिर क्या होगा, ये वाला मीटर अगर न्यूटन के पास चला जाएगा तो ये न्यूटन मीटर हो जाएगा, और ये वाला मीटर अगर नीचे चला जाएगा तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं, और मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, ये एरिया का यूनिट है। तो जूल हो गया आपका एनर्जी का यूनिट, और ये हो गया एरिया का यूनिट। तो ये जो सरफेस एनर्जी था, ठीक है, ये जो सरफेस एनर्जी था वो क्या हो गया, ये अगर ये एरिया इस तरफ आ जाएगा तो सरफेस टेंशन इंटू एरिया, तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन एंड इंटू एरिया। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है आपका प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आपको मतलब देखने को मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, ये वाला यहाँ पर तीन टोटल कॉन्सेप्ट है। पहले मान लीजिए क्या होता है, मान लीजिए एक वाटर ड्रॉपलेट है, वो कुछ भी है, ठीक है, एक वाटर ड्रॉपलेट है, मान लीजिए कोई भी एक बेलून है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर आप हवा भर रहे हैं तो वहां पर दो प्रेशर रहता है, एक आपका बाहर का एटमोस्फेयर का प्रेशर रहेगा, ठीक है, जो आप लोग P0 देके इंडिकेट कर रहे हैं, और उसके अंदर, ठीक है, जो भी है, ठीक है, बेलून है या आपका कोई भी वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, उसके अंदर एक प्रेशर रहेगा जिसको हम लोग P1 Pi दे के डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो P इंटरनल है, इंटरनल के अंदर एक प्रेशर रहेगा और बाहर भी एक प्रेशर है, ठीक है, P0 है। तो अगर यहाँ पर दो चीज हो सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एंड देन कोलैप्स कब हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, अगर आपका P0 ज्यादा है, ठीक है ना, अगर P0 Pi से ज्यादा है, इंटरनल प्रेशर से आपका बाहर का जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, उसको आपको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके कोशिश करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट होकर कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत इसका प्रेशर, आउटसाइड का प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और देन कोलैप्स कर देगा। ठीक है, और दूसरा एक चीज हो सकता है कि अगर मान लीजिए इंटरनल प्रेशर, ठीक है, मान लो वो जो बेलून था, ठीक है, उसको आप लोगों ने बहुत जोर से फुलाया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या इंटरनल प्रेशर आपका बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, वो जो एटमोस्फियर का प्रेशर, तो वो कैसे करेगा, यहाँ पर बहुत सारा हाई प्रेशर एक्ट करेगा, हाई प्रेशर उसके ऊपर, और भी अगर उसको हम लोग पंप करेंगे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे एक्सपांड हो जाएगा, एक अल्टीमेट टाइम तक जाएगा, उसके बाद ब्लास्ट हो जाएगा। तो दो चीज हो सकते हैं। ठीक है, जो अगर एटमोस्फियर का प्रेशर ज्यादा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अगर इंटरनल अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो एक्सपांड होकर ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों को तो हमारा तो ऊपर बोलेंगे, या आपका जो वाटर टॉयलेट है वो तो एग्जिस्ट करता है। क्यों, कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये P1 और P0 आपका इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब वो एग्जिस्ट करे, तो तब ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उसके वहां से ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो दोनों फोर्स मतलब बाहर से, अगर बाहर से जो भी फोर्स लग रहा है और अंदर से जितना भी फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो दोनों अगर सेम हो जाएगा तो आप आपको
ये क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम में आने का कोशिश करें। तो ये जो इक्विलिब्रियम, ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, इसको इक्विलिब्रियम में कौन लेके आता है? ये सरफेस टेंशन फोर्स। मतलब यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये जो प्रेशर डिफरेंस उसको झेलने कौन झेलता है? वो सरफेस टेंशन उसको इक्विलिब्रियम में लेके आता है। तो क्या होगा, हमारा जो सरफेस टेंशन का फोर्स था वो वाला फोर्स प्लस हो गया आपका, सॉरी, सरफेस टेंशन का फोर्स प्लस हो गया आपका प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स आ रहा है, ये दो अगर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो मान लीजिए ये F1 जो है ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स है, और F2 है आपका जो मतलब इक्विलिब्रियम में लेके आने का कोशिश कर रहा है ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, तो प्रेशर आपका यहाँ पर जो डीपी, यहाँ पर जो डीपी है वो क्या है? यहाँ पर जो डीपी था P0 माइनस पी आई, और यहाँ पर जो डीपी था वो क्या था आपका? डी इंटरनल माइनस बोझे आउटसाइड। नेक्स्ट क्या है आपका फोर्स, फोर्स ये जो प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू क्या है आपका? फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर एरिया। तो अब यहाँ पर क्या है? एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आपका? पी बाई ए। तो यहाँ पर ये पी क्या है? यहाँ पर डेल पी के बारे में बात करेंगे तो डेल पी बाई ए, ठीक है, इंटू ए। क्योंकि क्या है, हम लोगों को ये यूनिट एरिया देके मतलब हम लोग प्रेशर को ले, फोर्स को ले रहे हैं ना। तो क्या होगा? पी इज इक्वल टू क्या? एफ बाई ए। यहाँ पर एफ बाई ए, तो हम लोग फोर्स को इक्वल करने का कोशिश कर रहे हैं, तो फोर्स क्या होगा? पी इंटू पी ए, ए फिजिकल टू पी ए। सेम यहाँ पर क्या है? सरफेस टेंशन हमारा क्या था? सरफेस टेंशन था वो जो फोर्स पर यूनिट लेंथ, उस पर यूनिट लेंथ। तो इसको अगर ये वाला F2 को हम लोग क्रिएट करने, इक्वल करने की कोशिश, इक्वल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिग्मा टी इंटू ए। तो यहाँ पर ये दोनों ही हम लोगों ने इक्वल किया। तो ये जो आपका प्रेशर डिफरेंस और ये जो एरिया में आपका एक्ट हो रहा है उसका एरिया, और आपका जो सरफेस टेंशन है और पर यूनिट लेंथ, ये जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो ये कोलैप्स भी नहीं होगा और कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, एंड एज ए इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ पर ये तीन केस आता है, इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। ठीक है, जो देखा हम लोगों ने क्या किया, फिर ये जो प्रेशर डिफरेंस था, प्रेशर डिफरेंस का जो फोर्स है और आपका जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है, ठीक है, उसको हम लोग इक्वलाइज करके, मतलब इक्विली वो जो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तब वो गुब्बारा बोलिए और जो फ्लूइड ड्रॉपलेट है जो भी है वो आपका एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर तीन केस आता है, एक है आपका वाटर ड्रॉपलेट, दूसरा है आपका बाबल, और तीसरा है आपका जेट। पहले हम लोग वाटर ड्रॉपलेट के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक वाटर ड्रॉपलेट है, ठीक है, इसके अंदर वाटर है, पूरा वाटर है, ठीक है, इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, ये वो एक वाटर बूंद है, ठीक है, ये पानी का बूंद है। तो अब क्या होगा, इसको हम लोग बीच से काट दिया, इसको हम लोग बीच से काट दिया, पूरा बीच से काट दिया, ठीक है, ये वाला एक प्लेन इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग बीच से काट दिया ये वाला आपको वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, जो यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया। काटने के बाद ऐसे एक स्ट्रक्चर आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इसके अंदर कुछ भी प्रेशर था, मान लीजिए P1, यहाँ पर P0, तो ये डेल पी क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ये डेल पी हो जाएगा आपका P0 माइनस P1। ठीक है, इसको कौन इक्विलिब्रियम, इसको जो इक्विलिब्रियम करने के लिए ये देखिए ये इक्विल, ये तो ड्रॉपलेट में एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब इसको कोई कोई फोर्स इक्विलिब्रियम में लेके आने का कोशिश कर रहा था। वो कौन कर रहा था, मतलब कौन किया है? ठीक है, कोशिश नहीं किया है, इसलिए तो ये एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो ये सरफेस टेंशन कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डेल पी, ठीक है, इसका एरिया क्या, डेल हमारा फॉर्मूला तो ये आपका सभी तीनों केस के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, क्या है? डेल पी इंटू प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया इंटू सिग्मा टी, मतलब सरफेस टेंशन इंटू लेन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट का जो एरिया है क्या है, ये आपका एक सर्कल है, तो इसका एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, है ना। तो इसका एरिया हो गया आपका पाई आर स्क्वायर सिग्मा टी इंटू टू पाई आर। टू पाई आर क्या, क्यों क्या, ये देखिए सरफेस टेंशन कहाँ पर एक्ट होता है? सरफेस टेंशन आपका लेंथ बराबर एक्ट होता है ना। तो ये जो ड्रॉपलेट है, ये ड्रॉपलेट हम लोगों ने मतलब जो आपको काट के रखा है, तो यहाँ पर ये वाला इसका जो सरकमफेरेंस है, इसके अंदर ही तो वो मतलब इस लेंथ बराबर ही, मतलब पूरा तो ये एरिया में काम नहीं करेगा, इसी आपका सरकमफेरेंस में करेगा, तो वही लेंथ। ठीक है, तो ये लेंथ क्या है? इसका सरकमफेरेंस है, तो सरकमफेरेंस हो गया आपका 2 पाई आर। तो अगर इसको हम लोग दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन आर, एक आर आपका एक आर से क्रॉस आउट हो जाएगा, आपका पाई पाई से क्रॉस आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपका 2 सिग्मा टी, और ये वाला आर जब इधर आ जाएगा तो 2 सिग्मा टी बाई आर। तो प्रेशर डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका? 2 सिग्मा टी बाई आर फॉर ड्रॉपलेट। इसको आप लोग डी के टर्म में लिखेंगे, मतलब डायमीटर के टर्म में लिखेंगे तो 4 सिग्मा टी बाई आर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ड्रॉपलेट के देखिए यहाँ पर ये तो आप लोगों को कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है, अगर ये वाला फॉर्मूला भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। मतलब क्या है, ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो क्या है? 2 सिग्मा टी बाई आर। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ये 3 केस है टोटल। ठीक है, इस 3 केस से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्या है? बबल। तो बबल क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए वो जो बुलबुले मैंने बोला, तो बबल क्या होता है? इसके अंदर आपका एयर रहता है, ठीक है, और इस ये वो जो लिक्विड से आप बना रहे हैं उसका लिक्विड का लेयर रहेगा, और बाहर आपका एटमोस्फेयर का एयर रहेगा, है ना। ये पूरा आपका जो लिक्विड से आप लोग बुलबुले बना रहे हैं उसका लेयर रहेगा।
तो इस इसलिए यहाँ पर सेम वाटर ड्रॉपलेट की तरह भी कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है आपका? दोनों प्रेशर डिफरेंस इनटू उसका एरिया, और आपका जो इसको इक्विलिब्रियम में कौन रखा है, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप पूछेंगे ये तो दो है, ठीक है, रेडियस, ठीक है, आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर क्यों नहीं किया? देखिए मान लीजिए ये जो आपका बुलबुले बनते हैं, ठीक है, इसका जो लेयर है, ठीक है, मतलब ये यहाँ से अगर ये आर आर वन पकड़ के चलेंगे, ये आर टू पकड़ के चलेंगे, ठीक है, तो ये बहुत ही नजदीक रहते हैं, मतलब ये आप लोग इक्वल आर वन इजिकल टू आर टू पकड़ के चल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने आर वन आर टू नहीं पकड़ के पाई आर स्क्वायर, मतलब इसका एरिया ये आर वन आर टू जो डेल्टा आर है वो बहुत ही कम है, इसलिए हम लोगों ने आर पकड़ के ही चलाया। अब क्या है सिग्मा स्टे ये लेकिन जो आपका ये जो लेयर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका जो लेंथ है यहाँ पर 2 पाई आर लिया, इंटू टू क्यों किया? इंटू टू की इसलिए किया है, दो लेयर हो गया, ठीक है, मतलब दो सरकमफेरेंस हो गया। जैसे हमारा लिक्विड था ना, तो ये लिक्विड के ऐसा था, ये हॉलो टाइप का हो गया, तो दो लिक्विड के मतलब दो लाइन हो गया, ठीक है, ये जो ग्रीन है, ठीक है, इसके अंदर आपका वो जो लिक्विड था वो लिक्विड है ना, लिक्विड है, तो क्या होगा, आप सरफेस टेंशन का जो आपका लगेगा दोनों लेयर में लगेगा, ठीक है। ये ग्रीन वाला सर्कल हो गया आपका, ये ग्रीन वाला सर्कल हो गया अंदर वाला, और एक ब्लैक वाला बाहर वाला, ठीक है, ये एक आपका हो गया बाहर वाला, है ना। तो ये आपका क्या होगा, दोनों तरफ, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं, ये ग्रीन वाला सर्कल में भी सरफेस टेंशन एक्ट करेगा इस वाला लाइन में, और बाहर वाला जो आपका लेयर है वहां पर भी सरफेस टेंशन एक्ट करेगा, इसलिए इंटू टू है ना। तो टू दोनों लेंथ बराबर, तो इसका दोनों टू पाया रहेगा, ये अंदर के लिए एक बार टू पाया रहेगा। हाँ, अब फिर यहाँ पर सेम केस है, क्या है, इसका जो रेडियस था आर वन था, ठीक है, और बाहर का जो रेडियस था वो आर टू था, तो हम लोग क्या बोल सकते, टू पाई आर वन एक के लिए, और एक के लिए आपका टू पाई आर टू। लेकिन क्या आर टू और आर वन बहुत ही नजदीक है, इसलिए हम लोगों ने टू पाई आर इंटू टू कर दिया। तो इसके यहाँ पर अगर हम लोग प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, डेल पी, ठीक है, डेल पी मतलब यहाँ पर अगर करेंगे ये आर, ये एक आर क्रॉस आउट हो गया, ठीक है, पाई पाई आपको कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट और कुछ नहीं कैंसिल आउट, तो क्या होगा, फोर सिग्मा टी बाई आर, ये जो ये आर इधर आ जाएगा तो फोर सिग्मा, तो ये ड्रॉप जो बबल्स है, बबल्स के लिए जो प्रेशर डिफरेंस आता है, ठीक है, वो है फोर सिग्मा टी बाई आर। ये भी बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर आप लोग डायमीटर की तरफ से याद करेंगे तो क्या होगा, एट सिग्मा टी बाई डी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका जेट, वाटर जेट। मान लीजिए यहाँ पर एक वाटर जेट जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको अगर बीच में काटेंगे, मान लीजिए यहाँ से इसको, यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से इसको आपको अपने बीच से काट दिया, ठीक है, यहाँ से बीच से काट दिया, ठीक है, बीच से आपको यहाँ इससे काट दिया, तो काट के क्या है, ऐसा वाला आपको सरफेस मिला है ना, वाटर जेट का। यही वाटर जेट है ये आपका, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट को दो तरफ से काटा था ना, अगर वाटर जेट है मतलब इसका ऊपर और भी एक है, ठीक है, तो ये सिलेंडर टाइप का, दो सिलेंडर को हम लोग हाफ सिलेंडर कर दे, ऊपर भी एक सिलेंडर एग्जिट है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम देखिए फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ठीक है, प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है, इसको जो प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया, जो एरिया के अंदर में लग रहा है, इसको इक्विलिब्रियम में कौन कर रहा है, सरफेस टेंशन। सर सरफेस टेंशन एल दे के क्यों मल्टीपल कर रहा है, क्योंकि सरफेस टेंशन पर यूनिट मतलब लेंथ बराबर एक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एल इंटू टू आर, ठीक है, एल इंटू टू आर मतलब क्या है, ये वाला लेंथ है आपका, इसका एरिया क्या है, ये रेक्टेंगल के बारे में सोचिए आप, ये वाला जो रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल के बारे में सोचिए, ठीक है, ये वाला जो रेक्टेंगल है ना, ये वाला जो रेक्टेंगल है, तो इसका रेक्टेंगल का ये लेंथ क्या है, एल है, ठीक है, इसका लेंथ है आपका एल, है ना, वाटर जेट का लेंथ है, और इसको टू आर क्यों बोला, ये डायमीटर, ठीक है, ये वाला ये वाटर जेट का डायमीटर था, तो यहाँ से एक आर आ गया, यहाँ से एक आर आ गया, तो ये क्या हो गया आपका रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ में क्या है आपका डी और टू आर। तो ये हो गया आपका एरिया, और आपका सिग्मा टी कहाँ पर काम करेगा, ये वाला दो लेयर में काम करेगा, ये जो अंदर वाला है इसका इसी एरिया में। मान लीजिए ये जो लाइन है एल बराबर टू एल, उस तरफ एक एल है, ठीक है, और इस तरफ एक एल है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सरफेस टेंशन एक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल पी इजिकल टू, इसको अगर हम लोग क्रॉस आउट करेंगे, टू टू क्रॉस आउट हो जाएगा, एल एल आपका क्रॉस आउट हो जाएगा, तो सिग्मा टी बाई आपका आर, सिग्मा टी बाई आर। तो पी डेल्टा पी इजिकल टू वाटर जेट के लिए क्या होता है, सिग्मा टी डिवाइडेड बाई आर, और अगर इसको आप लोग डायमीटर के टर्म में रखेंगे तो ये हो जाएगा टू सिग्मा टी बाई डी। तो ये तीन जो केस है, ठीक है, ये तीन बहुत एग्जाम में आता है, इसलिए हम लोगों ने ऐसे करके मतलब और एक बार इसको इंडिकेट किया है यहाँ पर ये वाला स्लाइड में। तो यहाँ पर क्या है, जो प्रेशर डिफरेंस है, ये आपका सरफेस टेंशन फॉर वाटर जेट क्या है, सिग्मा टी बाई आर। हम लोग या ये वाला चीज को या आप मतलब इसका रेडियस देके याद रखिए, और इसको डायमीटर देके याद रखिए, नहीं तो आप लोग एग्जाम में आपको बहुत कंफ्यूजन है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग ये क्या बोलते हैं, डायमीटर देके याद रखें, क्योंकि डायमीटर देके एग्जाम में ज्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, टू सिग्मा टी बाई आपका डी, और अगर आप लोग क्या बोलते हैं वाटर ड्रॉपलेट के लिए बोलेंगे तो फोर सिग्मा टी बाई डी, और आपका जो बबल्स है तो इसके लिए आप लोग एट सिग्मा बाई आई टी, एट सिग्मा टी बाई डी, ठीक है, ये है आपका
प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला है ना। तो हम जब कॉलेज में थे, मेरा प्रिपरेशन के टाइम हम लोग ऐसे ही याद करते थे कि जेट से वाटर आएगा, ठीक है, जेट पहले जेट फिर वाटर आएगा, उसके बाद ही तो बबल बनेगा ना। तो इसलिए 2 4 6 8 ऐसे करके हम लोग याद करते थे, ठीक है, दुगना होते होता जाएगा और क्या होगा, पहले जेट से वाटर निकलेगा, उसके बाद ही बबल बनेगा, ठीक है, ऐसे हम लोग याद करते हैं। लेकिन ये एक ट्रिक है, लेकिन नॉर्मली आप लोग आपके हिसाब से ये याद रखेंगे, लेकिन ये बहुत बार एग्जाम में आता है, यहाँ से छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट है कैपिलरिटी, ठीक है। हम लोगों ने कोहेशन फोर्स और एडिशन फोर्स के बारे में बात कर ली, ठीक है। पहले तो कोहेशन फोर्स क्या था, दो मतलब सेम सब्सटेंस का दो मॉलिक्यूल के अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, ठीक है, वो हमारा कोहेशन था। और एडिशन क्या था, ठीक है, एडिशन है आपका दो अलग अलग सब्सटेंस का मॉलिक्यूल के अंदर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है एडिशन। तो यहाँ पर एक चीज आता है वेटिंग फ्लूइड और नॉन वेटिंग फ्लूइड, ठीक है। तो ये पर क्या है, अगर मान लीजिए जी कोई भी दो चीज है, ठीक है, अगर किसी का अगर एडिशन फोर्स ज्यादा है, ठीक है, एडिशन फोर्स ज्यादा है मतलब क्या है, वो आपका उसका मॉलिक्यूल का उसका खुद का मॉलिक्यूल के जो फोर्स है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दूसरा मॉलिक्यूल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दूसरे के साथ आपका ज्यादा फोर्स है, ठीक है। एडिशन ज्यादा है मतलब क्या है, दूसरा सब्सटेंस का मॉलिक्यूल का फोर्स के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, अगर ज्यादा है तो वो देखिए जिसके साथ यहाँ पर जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मैक्सिमम शेयर्स आपका मैक्सिमम एरिया, ठीक है, उसके साथ ही जिस जो फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, अगर एडिशन फोर्स ज्यादा है तो उस मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा आपका एरिया शेयर करने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ज्यादा एरिया कोशिश करेगा मतलब क्या है, वो आपको दूसरा मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा आपका जाने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, वेट कर देगा, मतलब भीग देगा, ठीक है ना। तो एडेसिव फोर्स अगर ज्यादा है, ठीक है, कोहेसिव फोर्स है, तो वो है आपका वो वाला वो जो मेटल का कोट था उसको भिगा देगा, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलते हैं वेटिंग फ्लूइड, मतलब कि जिसका एडेसिव फोर्स ज्यादा है। तो एडेसिव फोर्स ज्यादा होने के लिए वो क्या करेगा, मैक्सिमम जो एरिया है वो दूसरा मटेरियल के साथ कोशिश शेयर करने का कोशिश करेगी, क्यों, क्योंकि उसका आपका जो मॉलिक्यूल है, खुद का मॉलिक्यूल के साथ जितना भी बॉन्डिंग है, ठीक है, मतलब जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन दूसरा जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके साथ आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। इसलिए क्या करेगा, वो आपका फ्लूइड को मतलब वो उसको वेट कर देगा, उसको बोलेंगे वो वेटिंग फ्लूइड। तो वेटिंग फ्लूइड में क्या होगा, आपका एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा। अब नॉन वेटिंग फ्लूइड में क्या होगा, उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा, मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपका कोहेशन फोर्स आपका ज्यादा रहेगा, नॉन मतलब वो नहीं भिगाएगा। क्यों नहीं भिगाएगा, ठीक है, उसके अंदर का मतलब वो जो सब्सटेंस है, जो लिक्विड है, उसके अंदर में जो दो मॉलिक्यूल है, उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा है तो वो क्या करेगा, जो मैक्सिमम टाइम और मैक्सिमम जो एरिया, ठीक है, वो आपको किसके साथ शेयर करेगा, वो खुद का मॉलिक्यूल के साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो इसलिए वो नहीं भिगाएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन वेटिंग फ्लूइड। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है, वेटिंग फ्लूइड में ये लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है। और आपका जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी, वेटिंग फ्लूइड में आपका 90 डिग्री होता है, और नॉन वेटिंग फ्लूइड में मोर देन आपका 90 डिग्री होता है। इसमें अगर वाटर और ग्लास का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वाटर और ग्लास का कॉम्बिनेशन है वेटिंग फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें इसका एंगल क्या रहता है, 0 डिग्री रहता है, ठीक है, वाटर और ग्लास में। और यहाँ पर अगर अगर मार्कारी लेंगे, ठीक है, मार्कारी और ग्लास के जो एग्जाम्पल है वो है आपका नॉन वेटिंग फ्लूइड है। इसका एंगल एक लगभग रहता है आपका 126 से 135 डिग्री तक, ये वाला एंगल रहता है, ठीक है। फॉर क्या बोलते हैं, ग्लास और मार्करी, ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। वाटर और ग्लास का आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, वो है 0 डिग्री, और आपका जो वाटर और मार्करी का एंगल है वो है 126 से 135 डिग्री। कोई कुछ भी जो भी आपको इसके अंदर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये पूरा रेंज के अंदर आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर 135 डिग्री दिया गया है, कुछ कुछ किताब में 126 भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी ये भी एक आपका लिक्विड, आपको कैपिलरिटी भी एक आपका फ्लूइड का प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगर अगर मान लीजिए यहाँ पर आपके पास कोई कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर आपने कोई भी आपका नैरो एक ट्यूब को आप लोगों ने डीप किया, तो क्या हो सकता है, ये जो इनिशियल वाटर लेवल था, ठीक है, उस और जो ग्लास के अंदर जो वाटर लेवल है वो ज्यादा भी हो सकता है, और यहाँ पर देख सकते हैं अगर हमने डीप किया एक कम भी हो सकता है। तो कब ज्यादा होगा कब कम होगा, ये डिपेंड करता है ये फ्लूइड के प्रोफाइल, फ्लूइड और ये जो लिक्विड है इस लिक्विड का प्रॉपर्टीज के ऊपर, और इस जो मेटल है जिसके ऊपर हम लोगों ने इस जो मेटल, ठीक है, इस मेटल का प्रॉपर्टी के ऊपर। मतलब अगर ये लिक्विड का कोई एडहेसिव फोर्स, मतलब एडहेसिव फोर्स मतलब क्या, ऐड होगा, मतलब ऐड मतलब एक मॉलिक्यूल से, खुद का मॉलिक्यूल से नहीं होगा, कोई बाहर से आएगा, एडहेसिव, ये इसका भी याद रखते हैं, एडहेसिव मतलब कुछ ऐड होगा, तो वो खुद का मॉलिक्यूल के
साथ कुछ एक्ट नहीं करेगा, तो बाहर का मॉलिक्यूल के साथ वो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका ज्यादा है। तो अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, ठीक है, जो कोहेसिव फोर्स है, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब फोर्स ऑफ खुद का मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन, तो वो क्या करेगा, आपका वाटर लेवल ये नीचे रहेगा, वो ट्यूब के अंदर, मतलब ये मान लीजिए एक बीकर है, ठीक है, उसके अंदर ये फ्लो ट्यूब है, इसको मैंने क्या बोले आपको इमर्स किया, तो क्या होगा, ये लिक्विड लेवल इस हमारा ये जो मील है, ये मान लीजिए ऊपर का लिक्विड लेवल यहाँ पर रहना चाहिए, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, कैपिलरी रिएक्शन में तो ये ऊपर भी चला जा सकता है और नीचे भी चला जा सकता है, ठीक है, मतलब ये ऊपर ऊपर चला गया, ठीक है, इतना हाइट ऊपर चला जा सकता है, कब ऊपर जाएगा, अगर आपका एडिसिव फोर्स ज्यादा है, ठीक है, कोहेसिव फोर्स से एडिसिव फोर्स ज्यादा है, तब क्या होगा, ये जो मैक्सिमम एनर्जी, अगर किसी का एडिसिव फोर्स ज्यादा है, मैंने पिछले वाला स्लाइड में बोला है, तो अगर एडिसिव फोर्स ज्यादा है तो क्या करेगा, वो दूसरे के साथ मैक्सिमम एरिया शेयर करने का कोशिश करेगा, ठीक है, इसलिए ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। और ये अगर यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, मतलब क्या, ये खुद का मॉलिक्यूल के ऊपर ज्यादा एरिया शेयर करने की कोशिश करेगा, तो इसलिए इसका आपका यहाँ पर डिप्रेशन देखने को मिलेगा, जहां पर यहाँ पर राइज देखने को मिलेगा, कैपिलरी राइज। और ये कैपिलरी राइज कब देखने को मिलेगा, मतलब दो भी राइज और डिप्रेशन भी, अगर आपका ये जो पाइप का डायमीटर है 2.5 mm से कम रहेगा, ठीक है, तब आपको कैपिलरी ट्यूब अच्छे से देखने को, मतलब कैपिलरी एक्शन अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपका 6 mm से ज्यादा हो गया, तो आपका कैपिलरी राइज, मतलब ये कैपिलरिटी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब वो जो ट्यूब है, वो ट्यूब का डायमीटर छोटा होना चाहिए। तो ये जो हाइट, ये हाइट कितना आपके ऊपर, मतलब कितना ऊपर जाएगा, इसके लिए ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, एच मतलब इस हाइट को इंडिकेट कर रहे हैं, एच इज इक्वल टू 4 सिग्मा टी है आपका सरफेस टेंशन इनटू कॉस अल्फा बाय डब्ल्यू डी और रो जी टी। ये अल्फा कहाँ से आता है, इसके साथ एक एंगल क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसके ये जो है ना, इसके साथ एक एंगल क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा, है ना, ये एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा, ये एंगल को हम लोग बोलते हैं थीटा, ठीक है, जो था हमारा वाटर के लिए 0 डिग्री और आपका मरकरी के लिए 135 और 126 डिग्री, ठीक है, ये दोनों ही हमारा एग्जाम में मतलब एंगल के लिए काम आएगा, ये तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हमारा एच का जो हाइट का फॉर्मूला क्या आया, 4 सिग्मा टी बाय डब्ल्यू डी, इसको आप याद करेंगे, ठीक है, ये वाला इसको इसको आप लोग याद करेंगे, ठीक है, इसको याद करेंगे, 4 सिग्मा टी बाय डब्ल्यू डी, है ना। और अगर डिप्रेशन हो गया, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तब भी इसका आपको जो फॉर्मूला है वो आपका सेम रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, 4 सिग्मा टी बाय डब्ल्यू। तो ये जो एच का वैल्यू, ये जो एच का वैल्यू है, ये बैलेंस कौन करता है, ये आपका बैलेंस करता है सरफेस टेंशन, ठीक है, इतना डीप में जाने का हम लोगों को जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है, अगर दो प्लेट, मान लीजिए ये एक लिक्विड, ये एक पॉट है, ठीक है, हम लोगों ने दो प्लेट को, दो पैरेलल, एक प्लेट को और दो पैरेलल, मतलब एक दो प्लेट को पैरेलल में डीप किया, ठीक है, और उसके अंदर में जो ये जो डिस्टेंस है, ये बहुत ही कम है, ठीक है, ये है एक्स, ठीक है, ये जो एक्स है, ये बहुत ही कम है, तो वो दो प्लेट के अंदर भी फ्लूइड आपका कैपिलरी एक्शन आपको शो करेगा, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट के बीच में अगर हम लोग उसको नजदीक, बहुत नजदीक रखेंगे, तो उसके ऊपर आपको ये कैपिलरी एक्शन भी शो करेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, दो यहाँ पर 2 सिग्मा टी कॉस थीटा बाय आपका डब्ल्यू एक्स, वहां पर डी कर रहे थे क्योंकि वहां पर डायमीटर था, एक्स क्या है, ये जो दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है, यही है आपका एक्स, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला अलग है, क्या है अलग है, मतलब 4 सिग्मा टी, सॉरी 2 सिग्मा टी बाय अल्फा। और यहाँ पर और एक चीज अगर हम देखेंगे, अगर हम लोगों ने कोई हॉलो ट्यूब को आपको मतलब इंसर्ट किया था, क्या, तब भी फॉर्मूला सेम रहेगा, नॉर्मल जैसा, क्या रहेगा, 4 सिग्मा टी आपका कॉस थीटा डिवाइडेड बाय डब्ल्यू इंटू, सॉरी डब्ल्यू स्पेसिफिक डब्ल्यू इंटू D1 - D2, मतलब ये D1 D2 आपका जो डी के एरिया में आप लोग D1 D2 लिखेंगे, ठीक है, बाकी फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा अगर आप लोगों ने हॉलो ट्यूब को इंसर्ट किया, ये भी एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, ठीक है। तो ये तीन तीन चीज, अगर चार चीज यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहाँ से भी मैथ आता है, तो हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। जो कैपिलरिटी राइज है, वो क्योंकि किसके वजह से ये होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन होता है, और सरफेस टेंशन किसके वजह से होता है, कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है, और आपका जो हाइट का मतलब कितना हाइट उठेगा या डिप्रेस्ड होगा, नीचे जाएगा, उसका फॉर्मूला दोनों ही सेम है, 4 सिग्मा टी इंटू कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय डब्ल्यू टी, है ना। ये है आपका हाइट, कितना हाइट जाएगा, ये वाला हाइट। और ये यहाँ पर ये सिग्मा टी जो है, ये है सरफेस टेंशन, कॉस थीटा क्या है, ये कॉस थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसके साथ मतलब वाटर होगा तो ये 0 डिग्री होगा, वाटर और ग्लास के अंदर, और अगर वाटर और मरकरी और ग्लास है तो इसको 135 हो सकता है, 126 भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये डब्ल्यू क्या है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड, और ये डी है इसका डायमीटर, मतलब जो आपका जो ट्यूब आप लोग इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसका डायमीटर। और यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, 2.5 से नीचे होगा तो वो आपका अच्छे से कैपिलरिटी एक्शन देखने को मिलेगा, और 6 mm से ज्यादा हो गया तो आपको देखने को
नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर टू पैरेलल प्लेट को आप लोग कुछ बहुत छोटा डिस्टेंस के अंदर पैरेलली इंसर्ट किया, तब भी आप लोगों को वो ये कैपिलरी एक्शन देखने को मिलेगा, कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला 2 सिग्मा टी कॉस थीटा बाय डब्ल्यू एक्स। एक्स क्या है? ये दो प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसका। अगर आप लोगों ने हॉलो प्लेट को इंसर्ट, सॉरी हॉलो आपका ट्यूब में इंसर्ट किया, तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ये डब्ल्यू जो डी लिख रहे थे ना, यहाँ पर जो डब्ल्यू डी था, ठीक है, 4 सिग्मा टी कॉस अल्फा बाय डब्ल्यू डी, ये डी हो जाएगा आपका डी वन माइनस डी, है ना। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सरफेस टेंशन डिपेंड ऑन द कोहेसिव फोर्स। ठीक है, हम लोगों ने ये बोला कैपिलरी डिपेंड ऑन द कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स दोनों ही। तो मतलब क्या ये जो कैपिलरी राइज है, ठीक है, ये एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन जो सरफेस टेंशन था वो आप लोगों को कोहेसिव फोर्स के ऊपर ही ओनली डिपेंडेबल है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है? मतलब कितना कंप्रेस हम कोई भी सब्सटेंस को हम लोग कितना कंप्रेस कर सकते हैं, वही है उसका कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो कैसे हम लोग इंडिकेट करेंगे? देखिए, कंप्रेस तो हम बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोगों को बहुत सारा प्रेशर भी देना पड़ेगा। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या है? हम लोग कितना वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं, ठीक है, और कितना प्रेशर देके चेंज कर रहे हैं, ठीक है, वो दोनों का जो रेशियो है उसको हम लोग कॉम्प्रेसिबिलिटी पकड़े चले। मतलब नॉर्मली आप पकड़ के चलिए, कॉम्प्रेसिबिलिटी है मतलब उसको हम लोग कितना कंप्रेस इजी वे में कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसका जो हम लोग बीटा देके इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है? बीटा इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई वी। ये डीवी बाई वी क्या है? आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो इसका माइनस क्यों है? माइनस इसलिए है, हम लोग जब प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, मतलब डीवी मतलब कि वॉल्यूम को कम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो नेगेटिव कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, इसलिए हम लोग नेगेटिव देके इंडिकेट करते हैं। तो ये क्या हो? डीवी बाई वी, और कितना प्रेशर चेंज कर, मतलब कितना पहले प्रेशर था, जो नॉर्मल वॉल्यूम थे, उसके बाद हम लोगों ने कितना प्रेशर, मतलब चेंज इन प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या होगा? डीवी बाई वी को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइडेड बाई चेंज इन प्रेशर, इसको हम लोग रो देके भी लिख सकते हैं, डेल रो बाई रो इंटू डीपी। मतलब क्या है? डेंसिटी कितना चेंज किया, पहले कितना था, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना प्रेशर अप्लाई किया। यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। क्यों नेगेटिव नहीं है? देखिए, अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा तो क्या होगा? उसका जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पर मतलब बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव नहीं है। लेकिन वॉल्यूम क्या था? हम लोग को वॉल्यूम कम हो रहा था, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव है। तो यहाँ पर आप लोगों को इतना कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। यहाँ से छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी कभी कभी दे देता है। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब क्या? कितना अच्छे से उसको कंप्रेस कर सकते हैं, और उसको बीटा देके इंडिकेट करते हैं। इसका जो रेशियो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रेशर। यहाँ पर ये मतलब यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। तो इसका ये जो फॉर्मूला है ये आप याद करेंगे, डेल वी बाई वी डिवाइडेड बाई डीपी, है ना। तो बाल्क मॉड्यूलस, बाल्क मॉड्यूलस क्या है? बाल्क मॉड्यूलस ये कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब उल्टा है। उल्टा है मतलब इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो क्या है? इसको के देके डिनोट करते हैं, रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई बीटा। तो क्या है? हम लोग प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर इसका रेशियो क्या है? प्रेशर अप्लाई किया, उसके वजह से आपका इतना आपका वॉल्यूम चेंज हुआ, ठीक है। तो ये क्या? चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पर जो था ये उल्टा हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये भी देखिए, आप पहले ये कॉम्प्रेसिबिलिटी को याद रखिए, कॉम्प्रेसिबिलिटी के फॉर्मूला को याद रखिए, और ये याद रखिए बाल्क मॉड्यूलस जो के होता है वो आपका कॉम्प्रेसिबिलिटी का उल्टा होता है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं। हाँ, अब यहाँ पर जो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये जो के कॉम्प्रेसिबिलिटी है, ये प्रेशर का बराबर होता है, और जो एडायबेटिक प्रोसेस है ये आपका प्रेशर इंटू जो एडायबेटिक कांस्टेंट होता है, प्रेशर इंटू एडायबेटिक कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ ये कॉम्प्रेसिबिलिटी इक्वल होता है। इसका एक प्रूफ आता है, लेकिन हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना प्रूफ आपको करने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये याद रखिए, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया तो जो बाल्क मॉड्यूलस है वो आपका प्रेशर अप्लाइड प्रेशर से इक्वल होगा। अगर एडायबेटिक प्रोसेस है तब क्या होगा? एडायबेटिक कांस्टेंट एंड प्रेशर का जो प्रोडक्ट है उसके साथ उसके साथ इक्वल होगा, ठीक है। ये भी बहुत दो एक बार मतलब एग्जाम में पूछ लिया गया है। इसके लिए प्रूफ आता है, लेकिन ये प्रूफ बड़ा भी नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर करेंगे नहीं, क्योंकि प्रूफ करके हम लोगों को कोई फायदा नहीं है। डेरिवेशन करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोई फायदा नहीं। अब क्या है? वेपर प्रेशर। देखिए, वेपर प्रेशर क्या है? मान लीजिए देख प्रेशर एट हुई तो मॉलिक्यूल स्टार्ट एवापोरेट, मतलब जो प्रेशर में आपका कोई भी लिक्विड आपका एवापोरेट हो जा रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए, तो हम इजीली बोलेंगे कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो क्या बोलेंगे वहाँ मतलब लिक्विड मेनली वाटर तो एवापोरेट होता है, तो वो ही क्या वेपर प्रेशर है? ऐसा नहीं है, ठीक है। मान लीजिए आपको वेपर प्रेशर क्या बोलेंगे? जो अगर हम लोगों ने देखिए, हमारा नॉर्मली क्या है, वाटर कितना डिग्री सेंटीग्रेड में आप लोगों को बॉयल होता है? वाटर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, है ना, एट नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। लेकिन क्या है, अगर आप जैसे प्रेशर कुकर यूज करते हैं, तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बॉयल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो 100 डिग्री से ज्यादा क्या बोलेंगे टेम्परेचर में वाटर को बॉयल करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा रहता है उसके अंदर। तो अगर प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, वो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा उल्टा होगा, ठीक है, मतलब क्या है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहाँ पर क्या ज्यादा था, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से आप लोग कम प्रेशर में जाएंगे, तो क्या करेगा? 100 डिग्री से कम आपका टेम्परेचर में वाटर बॉयल होना स्टार्ट कर देगा। तो क्या नॉर्मली तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका
वाटर बॉयल हो रहा था, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए उसका एक प्रेशर, वेपर प्रेशर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर अब मान लीजिए ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक वेपर प्रेशर है। अगर ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, मतलब क्या है, आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे चला गया, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर में चला गया, तो क्या होगा, 100 डिग्री से कम, बहुत क्या बोलेंगे, कम डिग्री, कम से टेम्परेचर में वाटर बॉयल होके वेपर हो जाएगा। ठीक है, तो तब उसका वेपर प्रेशर, और वो जब वेपर क्रिएट हो रहा है, मतलब बॉयल, वाटर बॉयल होकर वेपर क्रिएट हो रहा है, उसी प्रेशर और उसी टेम्परेचर का उसमें उसको वेपर प्रेशर माना जाएगा। तो इसका और एक एग्जांपल मान लीजिए, जब हम लोग पंप यूज करते हैं, है ना, पंप मान लीजिए जो हम लोग पंप यूज करते हैं, बीच बीच में बोलते हैं क्या, पंप में आपका क्या बोलते हैं, कैविटेशन हो गया ड्यू टू वेपर प्रेशर जनरेट हो गया। क्यों, मान लीजिए ये पंप यहाँ से सक्शन ले रहा था, ठीक है, यहाँ से सक्शन ले रहा था, इस तरफ डिस्चार्ज कर रहा था, ठीक है, इस तरफ डिस्चार्ज कर रहा था। तब क्या हुआ, ये पंप जब सक्शन ले रहा था, मतलब क्या, ये वाला पाइप में ये पंप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर रहे हैं, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम। अगर मान लीजिए ये जो तालाब है, ये तालाब का डिग्री, वाटर का डिग्री सेंटीग्रेड मान लीजिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इन्होंने इतना ज्यादा मतलब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट कर दिया, क्या ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड में ये इसका जब हमारा ये बॉयल हो गया। क्यों बॉयल हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड में, हमारा तो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड में इसलिए बॉयल हो गया क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये पाइप के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। तो क्या हो गया, ये यहाँ पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, यहाँ पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत कम प्रेशर हो गया, तो इसलिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड में ये वाटर बॉयल हो गया। बॉयल हो गया, यहाँ पर वेपर हो गया, तो वेपर होके क्या करेगा, वो वेपर होके आपका बबल्स क्रिएट कर देगा। जब ये यहाँ पर जो केसिंग में जाएगा, वो जब हाई प्रेशर जोन में जाएगा, तो ये बबल्स क्या करेगा, ये बबल्स कोलैप्स हो जाएगा। बबल कोलैप्स हो जाएगा, उसके अंदर जितना भी प्रेशर था, ठीक है, वो आपका हाई प्रेशर जोन में जब जाएगा, ठीक है, वो बास्ट हो जाएगा, मतलब ये बबल्स आपको फट जाएगा, बबल फट जाएगा, यहाँ पर एक वेव क्रिएट करेगा, ठीक है, वो जो वेव है, ठीक है, वो वहां पर बहुत सारा साउंड क्रिएट करता है, ठीक है, वो वहां पर, और ये जो इम्पीलर है, इम्पीलर को भी डैमेज करते हैं। इसको बोलते हैं, ये जो बबल्स मतलब क्रिएट होने के बाद जब वो कोलैप्स हुआ, ठीक है, उसको बोलते हैं कैविटेशन, ठीक है। तो वेपर प्रेशर क्या था, वेपर प्रेशर यही था, क्या हम लोगों को अगर एटमॉस्फेयर से कम मतलब प्रेशर हम लोग कम करते जाएंगे, तो आपका लो टेम्परेचर में, मतलब कम टेम्परेचर में भी वाटर बॉयल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी टेम्परेचर में बॉयल हो सकता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोगों को वाटर को बॉयल करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेशर को नीचे करते 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 जाएंगे, जब देखेंगे क्या 20 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका वाटर बॉयल हो जा रहा है, तो तब ये प्रेशर कितना कम हो गया, तो उस टाइम प्रेशर का जो वैल्यू रहेगा वही है उसी लिक्विड का 20 डिग्री सेंटीग्रेड में उसका वेपर प्रेशर। कैविटेशन भी सेम है, यहाँ पर जो सक्शन ले रहा था, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने वेपर क्रिएट हो गया, अब बबल क्रिएट हो गया। अब जब हाई प्रेशर जोन में जाके वो बबल आपको हाई प्रेशर रीजन में जाके जब वो सडनली कोलैप्स होगा ना, तो वो वेपर बबल आपको बहुत सारा मतलब साउंड क्रिएट करेगा, उसके अंदर डैमेज करेगा, ठीक है, इसका अंदर जो पंप का जो इम्पीलर है, जो केसिंग है, उसको डैमेज करेगा, वही है आपका कैविटेशन, ठीक है। मतलब वो वेपर प्रेशर अंदर जाके हाई प्रेशर जोन में जाके आपका कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तब वो क्या करेगा, एक आपका लाउड साउंड क्रिएट करेगा, और आपको जो यहाँ पर जो केसिंग है और जो इम्पीलर है पंप का, उसको डैमेज करेगा, ठीक है, वही है आपका कैविटेशन। और हाँ, ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज के बारे में पूरा क्लास हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बचा नहीं है, कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा स्टैटिक फ्लूइड को कवर करेंगे, दूसरा क्लास में हम लोग काइनेमेटिक को कवर कर देंगे, ठीक है, और तीसरे में हम लोग काइनेटिक्स को, डायनामिक्स को कवर कर देंगे, ठीक है। ऐसे करते 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 लगभग हमारा 6 क्लास लगेगा, 6 क्लास में आप लोगों को पूरा थ्योरी। अब हाँ, अब यहाँ से आप लोग एक चीज कर सकते हैं, हम लोग जैसे फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, ठीक है, आपके पास अगर कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर बा कुछ भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, अब वो क्वेश्चन देखिए, ठीक है, अगर ये एक्सप्लेनेशन के बाहर कुछ नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से, ठीक है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास को ये के अंदर पूरा करने का हम लोगों का प्लान है। उसके बाद हम लोग सम को पकड़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को। तो ठीक है, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप लोग राटा कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।